नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये ई दृष्टि का वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर है, जिसमें हम जुलाई 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के सभी करंट अफेयर्स के बारे में क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट कंप्लीट हो चुका है, उसका बस एक टॉपिक जनगणना वाला बचा हुआ है, वो किसी भी समय आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक, चलिए फिलहाल इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह लेक्चर को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी जरूर से दबा देंगे। देखिए, आज लेक्चर आने में बहुत लेट हो गया है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप लगातार लेक्चर्स को अटेंड करते रहेंगे। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 2 अगस्त 2020 को राजस्थान मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहल पर गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण प्रदान करने हेतु किस नियम में संशोधन को मंजूरी दी। तो राजस्थान सरकार द्वारा न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन किया गया और इसके माध्यम से गुर्जरों सहित अति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान की न्यायिक सेवा में आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विष्णु भूषण हरिचंदन ने किस तिथि को आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020 और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन विधेयक 2020 को मंजूरी दी। तो इसको मंजूरी दी गई 31 जुलाई 2020 को, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, 22 जुलाई 2020 को झारखंड सरकार ने झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। इस अध्यादेश के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या फिर मास्क नहीं पहनता है तो ऐसे व्यक्ति पर कितना जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है। तो झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 के तहत जो अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है तो उस पर 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर 2 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है यदि वह नियमों का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट, जहाजरानी मंत्रालय ने हितधारकों और आम जनता से सार्वजनिक परामर्श हेतु नौवहन सहायता विधेयक 2020 का मसौदा कब जारी किया। तो आम जनता और हितधारकों से परामर्श लेने हेतु जहाजरानी मंत्रालय द्वारा 10 जुलाई 2020 को नौवहन सहायता विधेयक 2020 का मसौदा जारी किया गया। ठीक है, इसको जो है नौवहन सहायता, एक सेकंड फिर ऊपर चला गया मैं, चलिए, नौवहन सहायता विधेयक 2020 के मसौदे का उद्देश्य है लाइट हाउस अधिनियम 1972 में बदलाव करना। 1972 नहीं, लाइट हाउस अधिनियम 1927 में बदलाव करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 6 जुलाई 2020 को हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अध्यादेश 2020, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अध्यादेश 2020 लाने के लिए ड्राफ्टिंग प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह जो अध्यादेश लाया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य है हरियाणा में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें जो है 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट, 8 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2018 के किस अनुच्छेद में संशोधन से संबंधित मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति के अनुच्छेद 13, 13(1), 13(2), 13(3) में संशोधन को अपनी मंजूरी दी गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 जुलाई 2020 को। यह इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, कदापि मत याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, किस तिथि को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जो है बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को अपनी मंजूरी दी गई 27 जून 2020 को और इसके माध्यम से जो है देश के 142 और देश के 1482 और 58 सहकारी, ठीक, यह सरकारी गलत प्रिंट हो गया, सहकारी पढ़िएगा आप लोग, देश के 1482 और 58 शहरी सहकारी बैंकों और बहुराज्य सहकारी बैंक आरबीआई की निगरानी के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 जून 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की। इस अध्यादेश में संशोधन के तहत गोवंशी पशुओं को शारीरिक क्षति के लिए कठोर कारावास जो कि न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष का हो सकता है और कितनी राशि के दंड का प्रावधान किया करते हो। देखो भैया, गोवध निवारण संशोधन अधिनियम अध्यादेश 2020 के तहत जो है अब गोवंशी पशुओं की शारीरिक क्षति के लिए जो है न्यूनतम 3 वर्ष का कारावास और अधिकतम 10 वर्ष की सजा होगी। न्यूनतम 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है, वहीं 3 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 3 जून 2020 को, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज और व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की। इस अध्यादेश का उद्देश्य क्या है। तो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 का उद्देश्य है किसानों की कृषि उपज को मंडी समिति से बाहर व्यापार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाना। ठीक है, मतलब किसान जो है वह अपनी उपजों को मंडी समिति के बाहर भी प्राइवेट लोगों को भी बेच सकते हैं। ठीक,
नेक्स्ट, जून 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी ऐतिहासिक संशोधनों को मंजूरी दी गई। इस मंजूरी के तहत किन वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया? तो जो जून 2020 में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया उसके तहत जो है अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किस तिथि से नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 लागू हुआ? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल 2020 लागू हुआ 19 मई 2020 से। ठीक है, देखिए नए डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल 2020 के अनुसार जम्मू कश्मीर में स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र यानी कि पीआरसी की जगह अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ठीक है, और इसको जारी करने के लिए 15 दिन की अवधि भी निर्धारित कर दी गई है। नेक्स्ट, 22 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 वायरस महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित किस अध्यादेश को मंजूरी दी? तो महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई। 22 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए। ठीक है, देखिए महामारी रोग अधिनियम 1897 में किए गए संशोधन के अंतर्गत अब यदि कोई कोविड-19 से लड़ रहे कोविड योद्धाओं के इससे जो है हिंसा कोविड योद्धाओं के प्रति अगर हिंसा की कोई गतिविधि करता है तो उसके खिलाफ संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस तिथि से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को 6 मई 2020 से को अनुमोदित किया गया। ठीक है, इसके तहत जो है उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति नियमावली 2020 को अनुमोदित किया गया और इस नियमावली की धारा 26 के अधीन अन्य प्रावधान भी बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए यह नियमावली जो है निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम अध्यादेश 2020 की धारा 26 के प्रावधानों के अधीन बनाई गई। ये जो नियमावली बनाई गई निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 6 मई 2020 को कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है समझने और समझाने में। ठीक है, तो चीज़ों को इतना लाइटली लिया करिए। ठीक है, माइंड मत किया करिए। ठीक, नेक्स्ट, 6 मई 2020 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। इसके तहत कितने फल व सब्जियों को मंडी अधिनियम की अधिसूचना से पृथक कर दिया गया? तो अब जो है 46 फलों और सब्जियों को मंडी अधिनियम की अधिसूचना से पृथक कर दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश 2020 के माध्यम से 6 मई 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पूछा जा रहा है कि 6 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों में अस्थायी छूट अध्यादेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों में अस्थायी छूट अध्यादेश 2020 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। इस अध्यादेश में समस्त कारखानों व विनिर्माण अधिष्ठानों को उत्तर प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों में कितनी अवधि तक छूट का प्रावधान किए जाने का प्रावधान किया गया? तो जो भी उत्तर प्रदेश के कारखाने या फिर विनिर्माण अधिष्ठान है उनको जो है उत्तर प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों को 3 वर्ष तक की छूट का प्रावधान दे दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों में अस्थायी छूट अध्यादेश 2020 के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि 6 मई 2020 को जारी किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अप्रैल 2020 में सऊदी अरब ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही अब नाबालिगों को अपराध पर कितनी अवधि से अधिक की कारावास की सज़ा नहीं प्रदान की जाएगी? तो अब अरब द्वारा जो है नाबालिगों को 10 वर्ष से अधिक की सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक, कारावास की, और साथ ही साथ मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, 12 मार्च 2020 को मृत्युदंड सभी के लिए नहीं, मृत्युदंड केवल नाबालिगों के लिए समाप्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, 12 मार्च 2020 को संसद ने खनिज पदार्थ कानून संशोधन विधेयक 2020 को अपनी मंजूरी प्रदान की। इस विधेयक का उद्देश्य किन कानूनों में संशोधन करना है? तो जो खनिज पदार्थ कानून संशोधन विधेयक 2020 आया है उसके माध्यम से खान और खनिज विकास और नियंत्रण कानून 1957 और कोयला और खान विशेष प्रावधान कानून 2015 में संशोधन किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत में प्रमुख बंदरगाहों के नियमन, संचालन और नियोजन हेतु और ऐसे बंदरगाहों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन एवं उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों को मुख्य बंदरगाह प्रशासन बोर्ड को देने से संबंधित कौन सा विधेयक संसद द्वारा मार्च 2020 में पारित किया गया? तो संसद द्वारा मार्च 2020 में प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को अपनी मंजूरी दी गई, जिसके माध्यम से भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों के नियमन, संचालन और नियोजन के लिए एक मुख्य बंदरगाह प्रशासन बोर्ड का गठन किया जाएगा और उसको शक्तियाँ दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट,
5 फरवरी 2020 को अमेरिकी संसद सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग के सभी आरोपों, सत्ता के दुरुपयोग और संसद की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया और सीनेट में ट्रंप की सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों के मामले में 48 मतों के मुकाबले कितने मतों से बरी किया? तो सीनेट ने ट्रंप को 48 मतों के मुकाबले 52 मतों से आरोप मुक्त किया। हालांकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए पढ़ने में भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 यानी कि ट्रिपल आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 को अपनी मंजूरी प्रदान की। और इसका उद्देश्य किन अधिनियमों में संशोधन करना था? तो भैया देखो, ट्रिपल आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 का उद्देश्य था भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2014 और 2017 में संशोधन करना था। ठीक, नेक्स्ट। 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस अधिनियम में संशोधन हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक 2019 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी प्रदान की गई? तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक 2019 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी प्रदान की गई होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 में। ठीक है, देखिए, होम्योपैथिक केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 में संशोधन किया गया राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग विधेयक 2019 के माध्यम से। ऐसे पढ़िए, बहुत ही उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। नेक्स्ट, 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन एक्ट 2020 को मंजूरी प्रदान की। इस विधेयक का उद्देश्य किस अधिनियम में संशोधन करना है? तो देखिए भैया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक 2020 के माध्यम से संशोधन कर दिया गया और यह संशोधन 29 जनवरी 2020 को संसद द्वारा मंजूर कर लिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। 27 जनवरी 2020 को हस्ताक्षरित बोडो समझौता, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 27 जनवरी 2020 को हस्ताक्षरित बोडो समझौता के अंतर्गत संविधान की 6ठी अनुसूची के किस अनुच्छेद के तहत एक आयोग का गठन किए जाने का प्रस्ताव किया गया? तो वह आयोग गठित किया जाएगा संविधान के 6ठी अनुसूची के अनुच्छेद 14 के तहत। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। 5 फरवरी 2020 तक कितने राज्यों की सरकारों ने संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए के विरुद्ध विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया? तो सीएए के विरुद्ध अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए गए 5 राज्यों की। ठीक है, मध्य प्रदेश, बंगाल, केरल, पंजाब और राजस्थान की विधानसभाओं ने सीएए के विरुद्ध अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित किए थे। ठीक, नेक्स्ट। 23 जनवरी 2020 को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार सरकार को रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षा हेतु तत्काल कदम उठाए जाने हेतु निर्देशित किया। ठीक है, यह आदेश इस न्यायालय ने किस देश द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया? तो गाम्बिया ने एक याचिका दायर की थी हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में म्यांमार में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार को इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए 23 जनवरी 2020 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा राज्य में 3 राजधानी बनाने से संबंधित कौन सा विधेयक पारित किया गया? आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास अधिनियम 2020, मत याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नागरिकता संशोधन अधिनियम देश में किस तिथि से लागू किया गया था? 2-3 बार याद कर लीजिए, याद होना चाहिए। 10 जनवरी 2020 को सीएए को देश में लागू कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। 10 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट सेवा को मूल अधिकार माना? तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) या 19(1)(क) के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा 10 जनवरी 2020 को इंटरनेट सेवा को मूल अधिकार मान लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदत्त नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कब से भारत में प्रविष्ट हुए 6 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। तो जो भी इन देशों के नागरिक यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो भी नागरिक 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आ गए थे, उन सभी को नागरिकता प्रदान की जाएगी यदि वे भारत में इसके पहले यानी कि 5 वर्ष तक उन्होंने निवास किया है। ठीक है, पहले यह अवधि 11 वर्ष तक की थी और उन 6 समुदायों का नाम है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय। ठीक है, जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के होंगे। ठीक है, देखिए, इनको अब नागरिकता प्रदान करने का जो आधार पूर्व में 11 वर्ष था उसको कम करके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के माध्यम से 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, इन 6 समुदायों के लिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 देशों के नागरिक होने चाहिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बार बार याद दिला रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थक गया बोलते बोलते। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पोत पुनर्चक्रण
अधिनियम 2019 को अपनी मंजूरी प्रदान की। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो भैया, जहाज़ों के पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण यानी कि रीसाइक्लिंग प्रक्रिया को सुनिश्चित करना उद्देश्य है पोत पुनर्चक्रण अधिनियम 2019 का, जिसको राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 13 दिसंबर 2019 को दी। नेक्स्ट बात करते हैं, 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक पारित किया गया और इस विधेयक में वित्तीय सेवा बाजार को विकसित करने और विनियमित करने का क्या प्रावधान है? तो इस विधेयक के माध्यम से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक के माध्यम से जो है एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इस विधेयक को मंजूरी दी गई राज्यसभा द्वारा 12 दिसंबर 2019 को। ठीक है, यह प्राधिकरण दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाए जाने हेतु भारतीय संविधान का कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 के माध्यम से 126वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान अगले 10 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, जिसको 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया था। नेक्स्ट, 5 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा कर कानून संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की गई। इस विधेयक में प्रावधान है कि अगर नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है कुछ कटौतियाँ, यहाँ देखिए, नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो हैं कुछ कटौतियों का दावा, किसी भी कटौती का दावा नहीं करती, तो वे कितने प्रतिशत की दर से इनकम टैक्स चुकाने का विकल्प चुन सकती हैं? तो देखो भैया, अगर नई कंपनियां जो है, कोई नई कंपनी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वह कई प्रकार की जो कटौतियाँ हैं उनके लिए दावा नहीं करती है, तो उनको जो है कुल टोटल इनकम टैक्स का केवल 15% ही चुकाना होगा। ठीक है, ऐसा राज्यसभा द्वारा पारित कर कानून संशोधन विधेयक 2019 के माध्यम से प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस अधिनियम को जो है 5 दिसंबर 2019 को राज्यसभा ने पारित कर दिया था। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश विधानसभा में आंध्र प्रदेश आपराधिक विधि संशोधन विधेयक 2019, ठीक है, इसका एक अन्य नाम है, यह याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक 2019 पारित किया। इस विधेयक में औरतों के खिलाफ आपराधिक मामलों का निपटान कितनी अवधि में किए जाने का प्रावधान है? तो इस अधिनियम के माध्यम से यानी कि आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक 2019 के माध्यम से आंध्र प्रदेश में औरतों के विरुद्ध किया जाने वाले महिलाओं के खिलाफ किए जाने वाले अपराध के निपटान की अवधि तय कर दी गई और वह अवधि है 21 दिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्राप्त आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एक व्यक्ति अधिकतम कितने हथियार रख सकता है? तो आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एक व्यक्ति अब अधिकतम 2 हथियार ही रख सकता है। ठीक है, इस अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा 13 दिसंबर 2019 को अपनी मंजूरी दे दी गई थी। नेक्स्ट, 2 दिसंबर 2019 को दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी विधेयक 2019 में क्या प्रावधान है? तो दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी विधेयक 2019 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, औद्योगिक संहिता विधेयक 2019 का मसौदा किन 3 केंद्रीय अधिनियमों से संबंधित प्रावधानों के विलय, सरलीकरण एवं उनके तर्कसंगत प्रयोग एवं उन्हें तर्कसंगत बनाने के बाद तैयार किया गया है? तो देखो भैया, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन करने के बाद, उनको सरल करने के बाद और उनको मिलाने के बाद औद्योगिक संहिता विधेयक 2019 का मसौदा तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनकी टाइम भी 1926, 1946 और 1947 को भी। ठीक है, नेक्स्ट, 15 नवंबर 2019 को अमेरिकी सीनेट द्वारा हांगकांग मानवाधिकार और लोकतंत्र अधिनियम 2019 पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो अमेरिकी सीनेट द्वारा पारित हांगकांग मानवाधिकार और लोकतंत्र अधिनियम 2019 का उद्देश्य हांगकांग, जो कि अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है चीन का, में नागरिकों की रक्षा करना। ठीक है, इस अधिनियम को 15 नवंबर 2019 को अमेरिकी संसद द्वारा या सीनेट द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट, 14 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला कितनी सदस्यीय संविधान पीठ को प्रेषित कर दिया? देखो, 14 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सबरीमाला प्रकरण को संविधान की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ को स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, 5 सदस्यीय की बजाय 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस मामले को सुनेगी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर मस्जिद में इबादत हेतु महिलाओं के प्रवेश की मांग की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के आधार पर मस्जिद में इबादत हेतु महिलाओं के प्रवेश की बात या मांग की जा रही है। नेक्स्ट,
13 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों को संविधान पीठ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को आरटीआई के दायरे में शामिल करने का फैसला सुनाया। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने किस उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा? तो पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यालय को आरटीआई के दायरे में रखा था और उसी आदेश को बरकरार रखते हुए 13 नवंबर 2019 के संविधान पीठ ने, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने भी अपना आदेश पारित कर दिया। ठीक, नेक्स्ट 9 नवंबर, देखिए 13 नवंबर, 9 नवंबर, 14 नवंबर डेट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या की विवादित जमीन के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस पीठ में कौन कौन न्यायाधीश शामिल थे? तो जो 5 न्यायाधीश शामिल थे अयोध्या मामले पर फैसला देने की वाली संवैधानिक पीठ में, जिसका फैसला 9 नवंबर 2019 को आया था, उसमें शामिल थे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस बोबडे जो कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस टी चंद्रचूड़ जो कि अभी भी न्यायाधीश हैं, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए नजीर। ठीक है, इन 5 न्यायाधीशों के द्वारा यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी के बारे में थोड़ा सा। और देखिए, इस 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने विवादित जमीन पर यह माना था कि रामलला विराजमान है और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का फैसला दिया था। संवैधानिक पीठ को आधार माना गया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को। ठीक है, जिसके माध्यम से यह कहा गया था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था। ठीक है, देखिए 5 सदस्यीय खंडपीठ ने लगातार अयोध्या मामले पर 40 कार्य दिवसों तक सुनवाई कर थी और उसके बाद उसने यह फैसला सुनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलीगढ़ मंडल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ की स्थापना हेतु किस अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 4 में संशोधन करके अलीगढ़ में जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और यह संशोधन 11 नवंबर 2019 को करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में निजी शिक्षण संस्थाओं की शिक्षिकाओं और कर्मचारियों सहित गैर सहायता प्राप्त क्षेत्रों की महिलाओं को मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत लाने के निर्णय संबंधी प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी? तो केरल सरकार का यह निर्णय था कि निजी शिक्षण संस्थाओं की शिक्षिकाओं और कर्मचारियों सहित जो गैर सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं हैं उनको भी मातृत्व लाभ लिया जाए। तो इसको मंजूरी अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार ने भी दे दी। नेक्स्ट, कराधान विधि संशोधन अध्यादेश द्वारा वित्तीय वर्ष में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी कि मैट की दर को 18.5% से घटा करके कितना कर दिया गया? तो भैया देखिए, कराधान विधि संशोधन अध्यादेश के माध्यम से मैट को जो है 18.5% से घटा करके 15% कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि 18 सितंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यानी कि ई सिगरेट, यहाँ देखिए ई सिगरेट लिखा हुआ, ठीक है, ई सिगरेट के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन निषेध अध्यादेश 2019 की घोषणा को मंजूरी दी। ठीक है, 18 सितंबर 2019 को। ठीक, इनके प्रावधानों का उल्लंघन करने पे कितनी सजा? तो इस अध्यादेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने की सजा अधिकतम 1 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना है। देखिए, एक बार से अधिक यानी बार बार यही अपराध करने पे 3 वर्ष तक का कारावास होगा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। वहीं ई सिगरेट के भंडारण करने पर 6 महीने की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना किस विधेयक के तहत की जा रही है? तो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रीय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, 19 सितंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सिविल सेवाओं पेंशन 1972 के नियम 54 में किए गए संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार सरकारी सेवा में शामिल होने के कितने, ये याद रखिएगा, ठीक है, सरकारी सेवा में शामिल होने के कितने वर्षों के भीतर कर्मचारी की मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारी के परिवार को 10 वर्षों की अवधि हेतु अंतिम प्राप्त वेतन की 50% की बढ़ी हुई दर से परिवार पेंशन 1 अक्टूबर 2020 से प्रदान की जाएगी। तो 7 वर्ष के अंदर अंदर यदि किसी सरकारी सिविल कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसके अंतिम वेतन का 50% अगले 10 वर्षों के लिए पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 2019 के बाद से। नेक्स्ट, 27 अगस्त 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मंजूरी प्रदत्त छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण अधिनियम संशोधन 2019
के तहत अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, तो इसके माध्यम से किया गया, इस अधिनियम के माध्यम से आरक्षण को बढ़ा करके अनुसूचित जाति के लिए 13% और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% कर दिया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम संशोधन 2019 आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 के माध्यम से ऐसा किया गया। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 को मंजूरी दी। इस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई, तो देखो भैया, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके 33 कर दी गई है। राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 33 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, टोटल हो गए 34। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 2 अक्टूबर 2019 को ब्रिटेन के लंदन स्थित उच्च न्यायालय रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हैदराबाद के 7वें निजाम के फंड से संबंधित मुकदमों में भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। ठीक, इस फंड के संबंध में भारत और किस देश के बीच विवाद वर्ष 1948 से ही चला रहा था, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद था हैदराबाद के निजाम के फंड को लेकर के। ठीक है, हैदराबाद के 7वें निजाम के फंड को लेकर के विवाद था, जो कि लंदन के उच्च न्यायालय रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा था। ब्रिटेन के लंदन स्थित उच्च न्यायालय रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा था, जिसमें भारत के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 9 अगस्त 2019 को, ठीक है, 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 को अपनी मंजूरी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य किस अधिनियम में संशोधन करना था, तो मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019, जिसको राष्ट्रपति द्वारा 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा 9 अगस्त 2019 को मंजूरी प्रदान की गई, उसके माध्यम से मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन किया गया। ठीक है, देखिए, मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 में अल्कोहल या ड्रग का सेवन करके गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया। ठीक है, दूसरा प्रावधान, मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुसार हेड गियर, जैसे कि हेलमेट हम लोग पहनते हैं ना, उसको पहनना अनिवार्य कर दिया गया है 4 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। ठीक, नेक्स्ट, मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी होगा। ठीक है, यहाँ भी इसलिए बताया गया है ताकि आपको याद रहे और अपना चालान बचे। ये किताब लिखने वाले का चालान कटा होगा, प्रिंट करने वाले का चालान कटा होगा और पढ़ाने वाले का भी चालान कटा है, इसलिए आपको भी बता दिया जा रहा है, ऐसा ना हो पढ़ने वाले का भी कट जाए। ठीक है, चालान। नेक्स्ट, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के किस खंड को छोड़ करके अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 370 के सभी प्रावधानों को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। तो 5 अगस्त 2019 की डेट याद रखिएगा। इसमें अनुच्छेद 370 के खंड को छोड़ करके सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रपति ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को कब मंजूरी प्रदान की, तो राष्ट्रपति द्वारा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 31 जुलाई 2019 को प्रदान किया गया, जिसके तहत 3 तलाक ए बिद्दत कहने वाले पुरुष पतियों को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत अब क्या होगा कि जो पुरुष जो है तलाक बिद्दत या 3 तलाक कहता है, उनको जो है 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, और आज के लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में जम्मू और कश्मीर को विभाजित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम कल बात करेंगे ऑपरेशन और अभियान और इसके आगे के बारे में। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।